बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा कंट्रैक्ट का लेक्चर नंबर 6 होगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, X Limited was awarded a contract to build an office block in Lahore and work commenced at the site on 1st March 2010। X Limited ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है जो कि ऑफिस ब्लॉक बनाना है लाहौर में। 1 मार्च 2010 को कमेंस्ड स्टार्ट करेंगे आगाज काम का ड्यूरिंग द पीरियड टू 31 दिसंबर 2010। यानी कॉन्ट्रैक्ट 1 मार्च 2010 से स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर 2010 को एंड होगा। यानी ऑलमोस्ट 1 मार्च से 31 दिसंबर तक तो 10 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है। 1 मार्च तो मार्च का महीना भी इंक्लूड होगा। The expenditures on the contract were as follows: material issued from store, pay material purchase, direct expenses, wages, then after charges made by the company for admin expense। फिर उसके बाद कह रहे हैं plant and machinery purchased on 1st March for use at site rupees 1,21,800। plant and machinery खरीदी है 1 मार्च को ही for use at site। then after students वो कह रहे हैं on 31 दिसंबर 2010 साल के एंड में The stock of material at the site amounted to rupees 21,640। ये stock in hand है, material in hand। Then after वो कह रहे हैं and there were amount outstanding for wages and direct expense। wages भी outstanding है और direct expense भी outstanding है। उसके बाद students वो कह रहे हैं X Limited has received on account the sum of Rs 6,41,700 which represents the amount of certificate number 1 issued by the architects in respect of work completed to 31 December 2010 after deducting 10% retention money। स्टूडेंट्स, इस पूरे पैराग्राफ में वो ये कह रहे हैं एक्स लिमिटेड को जो कॉन्ट्रैक्टी है वो कितना कैश देंगे 31 दिसंबर को। जो कैश देंगे वो 6,41,700। अगर 10% रिटेंशन मनी यानी जो 10% बकाया पैसा है वो तब मिलेगा जब 31 दिसंबर तक कम से कम 90% काम हो चुका होगा। इट्स मीन रिटेंशन मतलब बाकी, यानी 100 में से 10% रिटेंशन मनी बाद में दिया जाएगा 31 दिसंबर को। तो इट्स मीन कितना पैसा दे दिया जाएगा 90% के काम का। तो यहाँ पे याद रखें स्टूडेंट्स, एक आसान ट्रिक, जब भी एक अमाउंट गिवन हो और साथ ही परसेंटेज गिवन हो तो आपने उस अमाउंट को कैश रिसीव्ड की अमाउंट समझना है, वो वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट नहीं होती। वर्क सर्टिफाइड के लिए अगर खुद लिखा होगा कि अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड एक्सेट्रा तो ही वो वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट होती है। अदरवाइज अगर कोई अमाउंट गिवन हो और साथ कोई परसेंटेज गिवन हो तो समझ जाए वो जो अमाउंट होती है वो कैश रिसीव्ड की होती है और फिर कैश रिसीव्ड के साथ उस परसेंटेज का फॉर्मूला लगा के वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट जो है वो खुद फाइंड करनी पड़ेगी। देन आफ्टर स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं द फॉलोइंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। नंबर 1 पार्ट में कह रहे हैं द प्लांट एंड मशीनरी हैज एन इफेक्टिव लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। जो प्लांट एंड मशीनरी हमने खरीदी थी 1 मार्च 2010 को, वो उसकी जो लाइफ है वो 5 ईयर्स है विद नो रेजिडुअल वैल्यू। और जो रेजिडुअल वैल्यू है आफ्टर 5 ईयर्स वो कोई भी नहीं है यानी जीरो है। एंड सेकंड पार्ट में कह रहे हैं द कंपनी ओनली टेक्स क्रेडिट फॉर 2/3 ऑफ द प्रॉफिट ऑन वर्क सर्टिफाइड। 2/3 जो कि हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं। Required prepare a contract account, work in progress account, and show the items appeared in the balance sheet of X Limited on 31 December 2010। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को हमने रीड आउट कर लिया है, अब हम इसके सोल्यूशन पे आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स, फॉर्मेट हम पहले ही बना चुके हैं, उम्मीद करता हूं आपको फॉर्मेट की अब समझ आ चुकी होगी। डिटेल्स रुपीस डेबिट और क्रेडिट साइड। स्टूडेंट्स, 1 मार्च 2010 को कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था और 31 दिसंबर 2010 को एंड हो रहा है। सबसे फर्स्ट पॉइंट में वो कह रहे थे मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर। ये हम किस साइड पे लिख लेंगे एक्सपेंस साइड पे कि मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर और साथ ही हम इसकी जो वैल्यू है वो भी लिख लेंगे। देन आफ्टर स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं मटेरियल परचेज, ये भी एक्सपेंस वाली साइड आ जाएगा, ये भी हम यहां लिख लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हम यहां लिख लेते हैं और इसके अमाउंट स्टूडेंट्स हम इनर कॉलम में लिखते हैं, बताऊंगा क्यों। देन आफ्टर वेजेस, वो भी हमारे लिए एक्सपेंस है और इसके अमाउंट भी हम स्टूडेंट्स इनर कॉलम में लिखेंगे। ये हमने स्टूडेंट्स वेजेस के अमाउंट लिख ली। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे वो कह रहे हैं चार्जेस मेड बाय द कंपनी फॉर एडमिन एक्सपेंस, ये भी हम
यहाँ लिख लेंगे एडमिन एक्सपेंस या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 21460। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी परचेज, जो कि हम यहाँ लिखते हैं, लेकिन फिलहाल स्टूडेंट्स इसको मैं नहीं लिख रहा, बताऊंगा इसकी रीजन। आगे चलते हैं। ऑन 31 दिसंबर 2010 द स्टॉक ऑफ मटेरियल एट साइट, यानी कि 31 दिसंबर को जो मटेरियल रह गया है इन क्लोजिंग मटेरियल इन हैंड 21640। देन आफ्टर स्टूडेंट्स कह रहे हैं देयर वर आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉर वेजेस, ये क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस को जो कि 3660 है, एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, इसमें भी क्या कर देंगे ऐड आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि हमारे पास हैं 490। उसके बाद स्टूडेंट्स को कह रहे थे एक्सपेंडेड हैज रिसीव्ड ऑन अकाउंट द सम ऑफ RS 641,700 व्हिच रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सर्टिफिकेट नंबर 1 इशूड बाय आर्किटेक्ट। वो क्या कह रहे थे कि उसको कितना कैश एक्सपेंड को दिया जाएगा 31 दिसंबर को 6,41,700 आफ्टर डिडक्शन 10% रिटेंशन मनी, यानी 10% बकाया रकम के बाद। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ क्या लिख लेंगे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, और यहाँ हम क्या लिखते थे वर्क सर्टिफाइड। और स्टूडेंट्स हमारे पास वर्क सर्टिफाइड के अमाउंट गिवन नहीं है, तो हम फार्मूला अप्लाई करते थे कैश रिसीव्ड जो कि हमारे पास गिवन है 641,700 और मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं 10% रिटेंशन मनी, यानी 10% बाकी है, तो कितना काम इट्स मीन वो उसने करना है या हो चुका है 90। तो हम यहाँ पे परसेंटेज को क्रॉस करने के लिए क्या करते थे, परसेंटेज को उल्टा अप्लाई करते थे, 100/90 करेंगे। तो इसके अमाउंट हम स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं वर्क सर्टिफाइड की। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास 641,700 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 90। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट आ गई वो 713,000। स्टूडेंट्स मैंने कहा था वर्क सर्टिफाइड के अमाउंट होना जरूरी है, बेशक अनसर्टिफाइड हो या ना हो। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक पॉइंट रह गया था यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी, जो कि हमें लिखना चाहिए, जो कि वो कह रहे थे प्लांट एंड मशीनरी परचेज ऑन 1 मार्च 1,21,800। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये स्टार्ट हुआ है 1 मार्च 2010 को और एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2010 को, यानी 10 मंथ्स का ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है। जबकि प्लांट एंड मशीनरी जो हमने परचेज की थी वो 1 मार्च को 1,21,800 की, और लास्ट में एंड में फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं द प्लांट एंड मशीनरी हैज एन इफेक्टिव लाइफ ऑफ 5 इयर्स। जो प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है वो 5 साल चलेगी, जबकि स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास 10 मंथ्स का है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट जितने महीनों का बनाएंगे या 1 साल का 2 साल का, तो हमारे पास वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो प्लांट एंड मशीनरी है वो कह रहे हैं 5 साल चलेगी, ठीक है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स जब भी प्लांट एंड मशीनरी वगैरह कोई पॉइंट हो और उसकी जो वैल्यू हो लाइफ हो वो कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ से ज्यादा हो, तो आपने वो सारी वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखनी, बल्कि याद रखें कि जितने महीने या जितने साल का कॉन्ट्रैक्ट हो आपने उस वैल्यू में से उतने टाइम की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ पे आ जाएंगे और लिख लेंगे वर्किंग 1। और स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्किंग 1 में कि डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। स्टूडेंट्स मैंने डिप्रिसिएशन का नाम इसलिए दिया, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर बता दूंगा मैंने इसको डिप्रिसिएशन का नाम क्यों दी है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फार्मूला ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ओरिजिनल कॉस्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 1,21,800 है मशीनरी की, और रेजिडुअल वैल्यू कह रहे हैं नो रेजिडुअल वैल्यू जो कि 0 हम कर देंगे, और लाइफ कितनी थी 5 इयर्स। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स यही वैल्यू आ जाएगी, देन आफ्टर इसको हम क्या कर देंगे 5 पे इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये वैल्यू हमारे पास आ गई 24,360। स्टूडेंट्स आप जरा गौर से देखिएगा जो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी वो 5 साल लाइफ थी, जबकि हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं 10 मंथ्स का। तो हमने पहले प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू निकाली है वो 1 साल की निकल आएगी, जो वैल्यू निकली है वो 1 साल की, जबकि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाना है वो 10 मंथ्स का है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू निकली है पूरे साल की निकली है, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 10 डिवाइडेड बाय 12, यानी हमने इसको 10 मंथ्स यूज की है।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगी 20,300। और स्टूडेंट्स मैंने इसको नाम क्या दिया डिप्रिसिएशन का, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी जो कि हमने 1 मार्च को परचेज की है, तो इट्स मीन जो ये वैल्यू आ गई थी और फिर 10/12 किया, ये जो वैल्यू आ गई 20,300 की, ये हमने जो 10 महीने यूज की है, तो जाहिर बात है जब हम फिक्स्ड एसेट वगैरह को यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, डिप्रिसिएट होती जाती है। तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया है, डिप्रिसिएशन। तो याद रखिए जब भी किसी सवाल में ऐसा कोई पॉइंट आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट 9 महीने 10 महीने या पूरे साल का है और प्लांट एंड मशीनरी वगैरह की वैल्यू 1 साल से ज्यादा है, तो हम हमेशा ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और नाम क्या देंगे, डिप्रिसिएशन के नाम से। ठीक हो गया। अब ये जो पॉइंट आ जाएगा स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता चुका हूं जब परसेंटेज में डिप्रिसिएशन आएगी तो आपने उस चीज की क्लोजिंग वैल्यू निकालनी होती है, लेकिन अगर अमाउंट में आ जाए तो वो हम किस साइड पे लिख देते, एक्सपेंस साइड पे। तो यहां ही लिखेंगे डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 20,300। स्टूडेंट सिर्फ ये पॉइंट था हमारे पास जिसके लिए हमने यहाँ पे वर्किंग की। स्टूडेंट सारे पॉइंट हमने कर लिए हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये साइड पड़ी होगी जो क्रेडिट साइड है, इन दोनों को ऐड करने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ गई 734,640। ये इधर भी लिख लेंगे और इधर भी लिख लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, जो एक्सपेंस साइड है वो माइनस करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स पहले हम जो डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह की वैल्यू है उसमें जो आउटस्टैंडिंग है वो हम ऐड कर लेते हैं। इसकी वैल्यू आ जाएगी 61,980। उसके बाद जो वेजेस हैं उनको भी ऐड कर लेते हैं, 188,590। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो क्रेडिट साइड बड़ी थी, जो अमाउंट इधर थी इधर, अब इसमें से क्या करेंगे, ये सारे हम माइनस कर लेते हैं। 734,640 माइनस 94,110, और बाकी जो वैल्यूज हैं वो भी हम इसी तरह इसमें माइनस करेंगे। उसके बाद 21460 फिर 2300। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू बच गई 67,500, इसको हम क्या नाम देंगे, प्रॉफिट C/D, और ये प्रॉफिट इधर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट B/D 67,500। फिर यही वैल्यू हमारे पास इधर भी आ जाएगी और इधर भी आ जाएगी। फिर इधर हम क्या लिखते थे स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इधर हम क्या लिखते थे, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, जिसमें हम लिखते थे रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसी। स्टूडेंट्स प्रॉफिट हमारे पास कितना आ चुका है, 67,500। फिर फॉर्मूला क्या अप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई 2/3, और मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ दो फार्मूले अप्लाई होते हैं। हमारे पास परसेंटेज गिवन है 10% रिटेंशन है, इट्स मीन बाकी कितने परसेंटेज है 90, तो 90/100। मैंने कहा था यहाँ परसेंटेज नॉर्मली यूज करते हैं, यहाँ सिर्फ ग्रॉस करते हैं बिकॉज वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट निकालनी होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 40,500, जो कि हमारे पास बुक वाला आंसर भी यही है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास स्टूडेंट्स रिजर्व के लिए 27,000 की वैल्यू बच गई, जबकि एक्चुअल हमारा जो आंसर है वो 40,500 है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में इसके अलावा दो चीजें और पूछी गई हैं, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट्स ये हमारा लेक्चर नंबर 6 यानी क्वेश्चन नंबर 6 है। इससे जो प्रीवियस लेक्चर है क्वेश्चन नंबर 5 का, उसमें भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को वर्क इन प्रोग्रेस एंड बैलेंस शीट बना के दे चुका हूं। तो होप सो आप लोग इस क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस और बैलेंस शीट खुद ही बना लेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।